नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, पिछले आप लोगों ने लेक्चर में सुना कि जनजातियों से संबंधित लगभग लगभग जितना पूरा प्रयास रहा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उसमें लगभग हम एक दर्जन आपको प्रश्न भी दिए, जो हमने पढ़ाया उसी से संबंधित हमने अलग से ही आपको लगभग एक दर्जन क्वेश्चन दिए हैं। उसको भी आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, सॉल्व करिएगा। वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप उसको उस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अब इसमें देखिए, एक कोई राज्य होगा जो तीन देशों के साथ सीमा शेयर कर रहा होगा, साझा कर रहा होगा। उसमें देखिए, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन दिया है, मेघालय दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है और सिक्किम दिया। सोचिए सही जवाब क्या होगा। अगर यहाँ पर हम आपके सामने एक डायग्राम स्केच करें, बनाएं, तो डायग्राम के हिसाब से चीजों को आप लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ से चीजों को समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये पूछ रहा है कि नेपाल के साथ भी होना चाहिए, भूटान के साथ भी होना चाहिए, चीन के साथ भी बॉर्डर शेयर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए हम नेपाल को सबसे पहले रखते हैं। नेपाल को सबसे पहले इधर लिख देते हैं, नाम ही लिख दिया हमने नेपाल। इसके बाद देखिए भूटान को हमने यहाँ पे रख दिया, भूटान हो गया। ठीक है, और ये हो गया पूरा का पूरा चीन। तो तीन देशों के साथ कोई ना कोई भारत का एक राज्य होगा जो सीमा साझा कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बातचीत करें, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा साझा होती है वो चीन के साथ होती है, भूटान के साथ होती है और म्यांमार के साथ होती है। इसमें कहीं पर भी नेपाल के साथ नहीं हो पा रहा साझा ना। तो इसलिए आप अरुणाचल प्रदेश को इस कैटेगरी से बाहर करिए। मेघालय को देखते हैं। मेघालय तो फिलहाल इन तीनों देशों से सीमा साझा ही नहीं कर रहा है, ना तो नेपाल से ही, ना तो चीन से ही, ना तो भूटान से ही। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि मेघालय की सीमा बांग्लादेश से जरूर स्पर्श करती है। तो इसलिए इस श्रेणी से आप इसको भी हटा दीजिए। पश्चिम बंगाल की बातचीत करते हैं। काफी हद तक देखिए पश्चिम बंगाल को यहाँ पर समझना होगा। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं नेपाल से तो शेयर करती ही करती है। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर होती है किसकी, पश्चिम बंगाल की। इसी प्रकार से आप भूटान के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन चीन के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा निर्धारित नहीं होती है। इस चीज को आपको समझना है। तो कौन सा सही होगा, सिक्किम सही होगा। आप सिक्किम की लोकेशन को भी देख सकते हैं। सिक्किम ये है, इधर की तरफ भूटान, इधर की तरफ नेपाल और ये आपको हो गया चीन। इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी ऑप्शन अर्थात सिक्किम होगा। यहां से एक चीज और बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, 1 मिनट का वक्त लगेगा। अगर हम कहें कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बाउंड्री फ्रॉम द इंडिया, तो आप देखेंगे कि ये बाउंड्री जो है, पहली बात तो टू टाइप से डिवाइड है। एक आपका लैंड बाउंड्री है, एक लैंड बाउंड्री हो गया, और दूसरा जो है आपका वाटर बाउंड्री हो गया। ठीक है, वाटर बाउंड्री हो गया। अब लैंड बाउंड्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 7 देश मिलेंगे। कितने देश मिलेंगे, 7 कंट्रीज मिलेंगे। अब वो कौन कौन से देश हैं, तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले मान लीजिए हम लंबाई के हिसाब से देखें, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो चलिए भैया, पहला हमने रख दिया। कितना साझा करता है, तो देखिए 4096 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लिख दें चीन को। चीन चीन कितना लंबी सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। इसको भी आपको समझना है। तीसरे नंबर पर हम किसको रख दें दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर हम रखते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर हम नेपाल को रखें। किसको रखें दोस्तों, नेपाल को रखें। लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा। कितना, 1850 किलोमीटर लंबी सीमा। इसके बाद म्यांमार को रखेंगे। किसको, म्यांमार को रखेंगे। तो म्यांमार की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1600 किलोमीटर। इसके बाद बात आती भूटान की। तो भूटान लगभग आप देखेंगे तो इसमें 699, याद रखिएगा 699 किलोमीटर। इसके बाद देखिए बात आती अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के साथ तो सबसे छोटी सीमा लगती है ना,
तो यहाँ पर आप देखेंगे 106 किलोमीटर लंबी सीमा। तो कुल मिला के आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब दूसरा जो सेक्शन बचा वाटर बाउंड्री वाला, इसमें श्रीलंका को आप शामिल कर लीजिए, श्रीलंका को शामिल कर लीजिए और दूसरा मालदीव को शामिल कर लीजिए, मालदीव को शामिल कर लीजिए। अब श्रीलंका और भारत के बीच में आप पाक स्ट्रेट का नाम सुने होंगे, पाक जलसंधि का नाम सुने होंगे, और मालदीव के बीच में देखिए 8 डिग्री चैनल का मामला है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा विश्लेषण। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? यहाँ पर देखिए अक्षांश लिखा हुआ है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है? आप बताइए, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, क्या 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है, या 0 डिग्री है, या फिर 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी है? यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम हम आपके सामने रख रहे हैं। डायग्राम से चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी आखिर अक्षांश रेखा है जो कहीं ना कहीं गुजरती है, और यहाँ से कई क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री, याद रखिएगा कौन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा भी कहते हैं। अब चूंकि ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? डिवाइडर लाइन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? डिवाइडर लाइन भी कहेंगे, डिवाइडर लाइन भी कहेंगे। भारत का जो है हिस्सा ये उत्तरी भाग में होगा तो इसे नॉर्थ इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ इंडिया कहेंगे। यही लाइन है जो हमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कहने पे मजबूर कर देती है। तो साउथ इंडिया ये हो गया और नॉर्थ इंडिया ये हो गया। ठीक है, यहां से हम 2-3 प्रश्न और लेते हैं। पहला देखिए ये है कि ये 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भैया उसका सीधा जवाब है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कर्क रेखा है वो 82.5 डिग्री से किस राज्य पर काटती है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य हो गया। इसी प्रकार से देखिए ये जो कर्क रेखा है, यह ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्क रेखा है आप समझेंगे तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? उसमें गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, इसके बाद हो गया राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। पहले देखिए क्या होता था कि बिंदु का नाम पूछा जाता था कि गौरमोता होगा कि केप कैमरिन होगा कि इंदिरा पॉइंट होगा या इंदिरा कौल होगा। अब इस प्रकार से नहीं पूछा जा रहा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा होगा। तो इसमें 23.5 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात दिया है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान दिया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात दिया है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान दिया है। दोस्तों सोच समझ के जवाब दीजिएगा जिससे गलत ना हो। पहली बात तो यह है कि भारत का जब हम मानचित्र बनाते हैं तो ये आपको तय होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया किधर है, साउथ इंडिया किधर है, पूर्वी भारत किधर है और पश्चिमी भारत किधर। ठीक है, तो ये देखिए मैप बन गया। अब इसमें हम लोग जो है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेते हैं। सबसे पहला ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। इधर क्या हो गया? साउथ डायरेक्शन हो गया। ये आपको ईस्ट डायरेक्शन मिल गया और ये आपको वेस्ट डायरेक्शन मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम बिंदु की बातचीत हो रही है। देखिए दोस्तों, सुदूर पश्चिम बिंदु कहां पर होगा? तो सबसे पहली बात तो यह है कि सुदूर पश्चिम बिंदु यहां पर होगा, गुजरात में होगा। तो कब होगा? 68 डिग्री, याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, जब हम यहाँ पर रखेंगे, भले ही ये वेस्ट में है
लेकिन जब हम देशांतर रेखा यहाँ पर लिखेंगे तो हम आपको यहाँ पे बेस्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत पूर्वी गोलार्ध को इंगित करता है। ध्यान दीजिएगा, किसको? पूर्वी गोलार्ध को इंगित करता है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ही इसका सही जवाब होगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात में होगा। तो सी ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ से तय करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यानी अरावली पहाड़ की बातचीत है और विंध्यन श्रेणी की बातचीत है, के बीच में कौन सा पठार है? मालवा है, छोटा नागपुर है, दक्कन का पठार है, या प्रायद्वीपीय पठार है? दोस्तों हम आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। डायग्राम के माध्यम से आप ही हमको बताइएगा कि आखिर कौन सा होगा। ये डायग्राम हो गया मध्य प्रदेश का। कहाँ का हो गया? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के ऊपर बना रहे हैं, यही जरूरत ही है। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो श्रेणी हो गई, इस श्रेणी का नाम है विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई? विंध्याचल श्रेणी हो गई। विंध्याचल श्रेणी भारत के बीचों बीच स्थित ये श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी, और इसीलिए इसे डिवाइडर माउंटेन भी कहते हैं। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर जो श्रेणी आपको दिख रही है, इसे कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं, सतपुड़ा श्रेणी कहेंगे दोस्तों। ठीक, अब एक चीज आपको ये समझना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में दोस्तों ये नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का जो बहाव है वो विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में है। कभी अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा के दक्षिण में देखिए ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, विंध्याचल के हम उत्तर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा मालवा पठार। कौन सा पठार मिलेगा? मालवा पठार मिलेगा। इसके बाद दूसरा कौन सा होगा? बुंदेलखंड पठार होगा। पहला हो गया मालवा पठार, दूसरा हो गया बुंदेलखंड पठार हो गया। अच्छा, तीसरा देखिए कौन सा होगा? बघेलखंड पठार होगा, बघेलखंड पठार होगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं 80% कार्य हो चुका है, बस 20% कार्य बाकी है। तो मालवा पठार के जब आप उत्तर में देखते हैं तो ये जो श्रेणी आपको मिल रही है, जो गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक पहुंचती है, इस श्रेणी का नाम है अरावली। ठीक है, अब आप ही बताइए हमको कि विंध्याचल पहाड़ तो ये हो गया, विंध्याचल पहाड़ और अरावली पहाड़ के बीच में कौन सा पठार है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये मालवा पठार है। कौन सा पठार? मालवा पठार है। तो यहाँ पर मालवा पठार को आप लोगों को सही कर देना है। किसको सही करना है? मालवा पठार को सही करना है। मालवा पठार को आप सभी लोग ध्यान दीजिए, नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पठार से चंबल नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, कूनो नदी है, इस प्रकार की नदियां निकलती हैं, इसलिए इसे इन नदियों का मायका भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार भी है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और इस पठार में ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से निर्मित लावा मिट्टी की अधिकता है, जो कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसीलिए मालवा पठार को कॉटन बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन बेल्ट भी कहते हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मालवा पठार के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी। डायग्राम को देखिए ध्यान से, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, फिर इसके बाद विंध्याचल पर्वत है, फिर नर्मदा नदी बह रही है, फिर सतपुड़ा पहाड़ है, फिर ताप्ती नदी बह रही है। कुछ इस प्रकार से जब आपको बताया गया तो आप लोग यहाँ से सही कर सकते हो। ठीक है, अरावली श्रेणी की अगर हम बातचीत करें तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशेष पहाड़ है, जो गुजरात से शुरू होता है और ये सीधा सीधा दिल्ली तक पहुंचता है। कहा जाता है, जब आप दिल्ली जाते हैं तो आप देखेंगे कि दिल्ली में जो रायसीना हिल है, याद रखिएगा, दिल्ली में इस पहाड़ को रायसीना हिल्स कहते हैं। रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, इस बात को भी आपको याद रखना है। दिल्ली में अरावली को रायसीना हिल्स कहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। सिलवासा राजधानी है दोस्तों, सिलवासा राजधानी है। इस बात को देखिए आपको बताना है क्या दमन एवं दीव की है। तो जब ये राज्यों की जब अगर हम बातचीत करें तो देखिए अगर 31 अक्टूबर 2019 के पहले की ये बातचीत, जब 31 अक्टूबर 2019 के पहले की बातचीत है तो इसका मतलब ये है कि दमन एवं दीव की राजधानी तो क्या रही होगी, तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी राजधानी क्या रही होगी, दमन ही रही होगी, है ना। दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या रही होगी, सिलवासा रही होगी। तो सिलवासा रही होगी, तो ये सही है, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन को सही करना है। हालांकि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावराती है। क्या है दोस्तों, कावराती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ईटानगर है। क्या है, ईटानगर है। तो अब यहां से आप चीजों को पहले इसका उत्तर दे लीजिए कि ये बी ऑप्शन का सही जवाब होगा। लेकिन आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि दोनों राज्य आपस में मर्ज हो गए हैं, मिल गए हैं। अब इसकी राजधानी ना तो सिलवासा है, क्या राजधानी है, दमन। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आप लोगों ने सटीक विश्लेषण सुना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है, गुजरात में, महाराष्ट्र की, केरल की, या फिर तमिलनाडु। देखिए ध्यान से, भारत का ये जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर की 3 शाखाओं से घिरा हुआ, 3 शाखाओं से घिरा हुआ है। अगर हम यहाँ लिख दें हिंद महासागर, क्या लिख दें दोस्तों, हिंद महासागर लिख दें, तो हिंद महासागर की विभिन्न शाखाएं हैं। पहली शाखा इधर की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, दूसरा इधर की तरफ आप देखेंगे तो अरब सागर मिल जाएगा, अरब सागर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि भारत का जो तट क्षेत्र है, ध्यान दीजिए दो बातें हैं, एक हो गया तट क्षेत्र और दूसरा हो गया द्वीप। तो अगर तट क्षेत्र को और द्वीप के तट क्षेत्र को दोनों को मिला लिया जाए तो 7,000, याद रखिए 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 7,516 किलोमीटर लंबाई है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है, सबसे लंबी तटीय सीमा, अगर राज्यों की बातचीत करें, राज्यों की बातचीत करें, कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि 9 राज्य। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों में आपको समझना है कि 5 जो राज्य हैं, 5 राज्य जो है वह अरब सागर के किनारे है। किसके किनारे, अरब सागर के किनारे हैं। और बाकी जो 4 राज्य बचे हुए हैं, याद रखिए बाकी जो आपके सामने है 4 राज्य, वो बंगाल की खाड़ी के किनारे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे हैं, ठीक है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के किनारे जो है आपको 4 राज्य मिलेंगे, जिसमें तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। अब यहाँ से प्रश्न को आप लोग क्लियर कर सकते हो कि किसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। तो गुजरात की लंबी है ना, गुजरात की लंबी है, इस बात को आपको ध्यान देना है। गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। इसके बाद अच्छा दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, इसके बाद फिर तमिलनाडु आता है, ठीक है। तो गुजरात को आप सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां आप देखेंगे, गुजरात इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। यानी उत्तर भारत की बातचीत की जा रही है और उप हिमालय क्षेत्र में फैले जो है जो समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है, इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है हिमालय पहाड़ है, उप हिमालय पहाड़ है, जिसे हम लोग शिवालिक पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक पर्वत कहते हैं। ये हो गया शिवालिक पर्वत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, शिवालिक पर्वत हो गया। अब कह रहा कि शिवालिक पर्वत के सहारे फैले जो समतल मैदान है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि शिवालिक पर्वत के तुरंत आधार पर ये जो फैला मैदान होगा उसे क्या कहा जाए। तो देखिए इस पहाड़ से जब नदियां निकलती हैं कुछ इस प्रकार से, तो अपने साथ ढेर सारे जो है अवसादों को लाती होंगी।
जब अवसाद आते होंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाते होंगे। यानी हिमालय का जो आधार है, ढेर सारे पत्थर ढनकते हुए लुढ़कते हुए जब आते होंगे तो पर्वत के आधार पर इकट्ठे हो जाते होंगे। तो जब पर्वत के आधार पर इकट्ठे हो जाते होंगे तो कंकड़ पत्थरों से निर्मित ये जो समतल क्षेत्र होता है, इस समतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस समतल क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाबर। भाबर का मतलब होता है ककरीला पथरीला भाग। ये चीज आप समझ गए हो। दूसरा समझिए, यहाँ पर देखिए इसकी एक विशेषता ये होती है कि यह क्षेत्र ककरीला पथरीला होता है और यहाँ पर नदियां प्रायः विलुप्त हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़े ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहाँ बड़े बड़े जो है बोल्डर पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, तो वहां पर जो नदी धाराएं होंगी सामान्य रूप से आप देखिए कि विलुप्त सी रहती। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा भाबर के बाद जब हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कणों वाला एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहां पर हमेशा नमी विद्यमान रहती है। क्या रहती है? नमी विद्यमान रहती है। और यहाँ पर नमी विद्यमान होने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। तराई क्षेत्र कहिए, कीचड़ युक्त क्षेत्र कहिए, नम भूमि वाला क्षेत्र कहिए, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में अंतर हो गया ना, ये ककरीला पथरीला हो गया और ये क्या हो गया? ये तराई क्षेत्र हो गया, नमी युक्त क्षेत्र हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तराई कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब तराई क्षेत्र में देखिए क्या है, उपज ज्यादा होगी, यानी खाद्यांशों का जो फूड ग्रेन्स होगा उसका जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। एक चीज ये है। दूसरी बात यह है कि सब्जियों तरकारियों का भी उत्पादन अधिक होगा, है ना। इसी प्रकार धान का उत्पादन होगा, यानी प्रोडक्शन के मामले में तो ये बहुत अच्छा है ना। अरे लेकिन यहाँ पर एक समस्या होती है कि साल भर नमी बनी रहती है। तराई क्षेत्र में वर्ष भर नमी बने रहने के कारण यहाँ पर संक्रामक बीमारियां फैली रहती है। तो थोड़ा सा रहन सहन के लिहाज से कम अच्छा माना जाता है। बाकी भैया बहुत कुछ है अच्छा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नदियां जब जाती हैं, जैसे जैसे समतल मैदान में पहुंचती हैं तो आप देखेंगे कि नदी में बाढ़ आती है। तो जब नदी में बाढ़ आती है तो नदियों के किनारे किनारे हर साल एक नया जलोढ़ इकट्ठा हो जाता है, नए अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस नए अवसाद को, न्यू एलुवियल को याद रखिए, न्यू एलुवियल कहिए, न्यू एलुवियल कहिए या फिर नया जलोढ़ कहिए। इस नए जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? खादर। क्या कहेंगे दोस्तों? खादर कहेंगे। और जब बाढ़ का पानी मान लीजिए थोड़ा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ की जो मिट्टी होगी वो नई तो नहीं होगी, है ना। जब नई नहीं होगी तो इसे कहा जाएगा ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल कहा जाएगा। और ओल्ड एलुवियल वाले भाग को हम कहते हैं बांगर। तो आपको क्या क्या चीजें मिली? भाबर मिल गया, ककरीला पथरीला, तराई क्षेत्र मिल गया आपको, कंकड़ वो तराई क्षेत्र मतलब कीचड़ युक्त क्षेत्र मिल गया, खादर नया जलोढ़ हो गया। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए बताइए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भैया पहाड़ हो गया, उप हिमालय क्षेत्र हो गया। इस उप हिमालय क्षेत्र को शिवालिक पर्वत आप कह लीजिए। शिवालिक पर्वत के तुरंत आधार पर समतल जो मैदान है, ककरीला पथरीला है, उसे क्या कहेंगे? तो इसमें देखिए तराई दिया है, दून दिया है, खादर दिया है, भाबर दिया है। तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस डायग्राम को समझिए। देखिए डायग्राम के माध्यम से चीजें बहुत ही स्पष्ट हो जाती हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा है कि मैप इज द मिरर ऑफ ज्योग्राफी। मानचित्र जो होता है वो भूगोल का दर्पण होता है और लगभग लगभग उसके माध्यम से अगर चीजें पढ़ी जाए तो बहुत आसानी के साथ समझ में आती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए सभी लोग। कोरी निवेशिका अर्थात कोरी क्रीक जिस स्थान पर स्थित, वह स्थान क्या है? पहली बात तो यह है कि सर क्रीक का नाम सुने होंगे भैया, सर क्रीक का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार ये कोरी क्रीक होगा। ये कहां पर है? मैं आपको बता दूं, गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात का ये जो क्षेत्र है ना, इसको पहले समझिए।
गुजरात का ये जो क्षेत्र है इसमें ये वाला जो है ये ए नंबर मान लीजिए हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने बी लिख दिया, ठीक है। तो जो ए नंबर वाला क्षेत्र है उसे हम कहते हैं कच्छ, कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और दूसरा जो बी वाला क्षेत्र है उसे खंभात की खाड़ी कहेंगे। खंभात की खाड़ी, देखिए दोनों की लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए द्वारका का नाम सुने होंगे ना, द्वारका है, कांडला है, कांडला का नाम सुने होंगे, द्वारका का नाम सुने होंगे, नोरा का नाम सुने होंगे। ये सब कहां पर? कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में देखिए क्या है, सूरत है, आपको मिल जाएगा, भरूच मिल जाएगा, इसी प्रकार से आलिया बेट मिल जाएगा, खड़िया बेट मिल जाएगा, ये खंभात की खाड़ी में मिलेंगे। अब कोरी क्रीक की बातचीत की जा रही है। देखिए कोरी क्रीक आप हमेशा सुने होंगे कि कच्छ का जो दलदली क्षेत्र है यहाँ पर है सर क्रीक, और जो कोरी क्रीक है वो कच्छ का जो है आपका खाड़ी है। तो अब इसमें कच्छ की खाड़ी दिया है ऑप्शन में, खंभात की खाड़ी दिया है, कच्छ का लिटिल रन दिया है, कच्छ का रन दिया है। तो आप देखिए इसमें से बिल्कुल विस्मित मत होइए, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी को आप सभी लोग सही करिएगा, ठीक है। कच्छ की खाड़ी को सही करिएगा। हालांकि ये जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सभी गुजरात से संबंधित। किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? अब देखिए गुजरात है, इसमें झारखंड है, असम है और मिजोरम है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए। अब कह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब आप बताइए, ये आप बताइए भाई। 23 जो हाफ है, 23 हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बहुत ढेर सारा इसमें डिस्कशन हो चुका है, तो उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग इसको बता सकते हो। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो 8 राज्य हैं, इन राज्यों को आप बिल्कुल कुंडली मान लीजिए, इन पे बिल्कुल ताला लगा लीजिए कि हाँ ये एग्जाम में आएंगे तो हमसे गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। पहला अगर हम गुजरात कहें, फिर इसके बाद राजस्थान कहें, मध्य प्रदेश कहें, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ क्या नाम लें, जिक्र करें, झारखंड की बातचीत करें, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, गुजरात भी दिया है, गुजरात को यहां से आप बिल्कुल चूज कर सकते हो। झारखंड भी दिया है, झारखंड देखो यहाँ पर भी दिया है। असम देखो कहीं पर नहीं दिया, तो इसको आप पहले काटिए यहाँ से। मिजोरम, मिजोरम भी दिया है। इसका मतलब 1 2 4, 1 2 4 अगर कोई ऑप्शन है तो वो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 2 4 अर्थात सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है, तो फिर वो राज्य कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। अब आप सोचिए कि 3 ऐसे राज्य हैं जो पूरे भारत के लगभग 30% एरिया को कवर करते हैं, तो वो सबसे सही जवाब क्या हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, सी ऑप्शन को सही करिए, सी ऑप्शन को सही करिए। हालांकि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे विश्व के कुल स्थल का 2.4% है। और भारत इसमें 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। इसमें सबसे आगे जो है इसमें रूस को आप सभी लोग देखेंगे, कनाडा, यूएसए हो गया, यूएसए के बाद आप देखें तो चीन हो गया, ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पर हो गया इंडिया, ठीक है।
तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला के यहाँ पर सी ऑप्शन को आप लोग राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी लोग, अगला प्रश्न है, प्रश्न को समझिएगा। पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है क्या दोस्तों? पश्चिमी घाट का नाम सुने होंगे, पूर्वी घाट का नाम सुने होंगे, ये आखिर है क्या? देखो, जब आप भारत के मानचित्र का विवरण देखते हैं या भारत के मानचित्र को अच्छे से देखते हैं, तो इसमें फिजिकल मानचित्र में यानी फिजिकल मैप में आपको मिलता होगा ये जो पूरा का पूरा पर्वत श्रेणी है और इधर की जो पर्वत श्रेणी है इसी को हम कहते हैं घाट। घाट का मतलब समझिए, देखिए कोई जैसे मान लीजिए पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ है, जब पहाड़ से आप नीचे उतरते हैं इस प्रकार से और इसके बाद तुरंत समुद्र का पानी इससे लगा हुआ, तो जब समुद्र का पानी लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो घाट हुआ कि नहीं हुआ। भाई जब आप किसी झील के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं या फिर समुद्र के पास जाते हैं, तो जहां पर हम बैठ करके उस नदी में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसी को तो हम घाट कहते हैं, है ना। तो घाट का मतलब ये मत समझिए कि ये पर्वत कैसे हो सकता है, ये एक पहाड़ है और ये जो पहाड़ है दोस्तों, जब यहाँ पर हम आते हैं समुद्र तट पर तो हमें जो है ये समुद्र मिलता, अरब सागर मिलता है, उधर बंगाल की खाड़ी मिलता है, इसीलिए इस पहाड़ को हम क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। अब चूंकि भारत के पश्चिम में है तो इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता, उधर वाले को क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है। अब पश्चिमी घाट के विषय में अगर कहें कि पर्वत है, पठारों के ढलान है, पठार है, पहाड़ियां, देखो पहाड़ी वहाड़ी तो नहीं है ना, पठार है, क्या है ये, सीधा पर्वत, पर्वत है। और कैसा पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत। देखिए वलित पर्वत को आप सभी लोग समझ सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन को आपको यहाँ समझना होगा कि ब्लॉक माउंटेन किनारों किनारों में क्या होंगे, इस प्रकार से ब्लॉक की तरह उठे होंगे और बीच में देखिए दरार घाटी जैसे होगी, इस प्रकार की ये पहाड़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है लगभग 1600 किलोमीटर में है। ये गुजरात से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा सीधा केरल तक पहुंचता है पश्चिमी घाट। ठीक है। इसमें देखिए कालसू बाई का नाम सुने होंगे, कालसू बाई का नाम सुने होंगे, और महाबलेश्वर का नाम सुने होंगे, महाबलेश्वर का नाम सुने होंगे। ये पश्चिमी घाट की चोटियों के नाम हैं। एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा, ये सभी जो दर्रे हैं ना, ये सभी पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक। अब दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करें तो ये आपका है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आप देखेंगे उड़ीसा से स्टार्ट होकर के सीधा सीधा तमिलनाडु तक आता है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1200 किलोमीटर है। महेंद्रगिरी याद रखिएगा, महेंद्रगिरी दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो बातचीत ये है कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं, ईस्टर्न घाट होते हैं, ये तो पर्वत हो गए, ये तो सबको समझ में आ गया। ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है उसमें तटीय जो मैदान पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में जो तटीय मैदान है और पूर्वी घाट में जो तटीय मैदान है, उनको किन नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो अरब सागर के किनारे जो विस्तारित है तटीय क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र कहते हैं, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्या कहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है इसको हमने कई उपभागों में बांटा है। कई का मतलब चार उपभागों में, चार उपभागों में। आप समझिए, पहला है काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ जो तट है ये गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा कहां पर है, गुजरात में है। दूसरा है कोंकण तट, कोंकण तट हो गया महाराष्ट्र और गोवा में। इसी प्रकार से कन्नड़ तट कहिए या कनारा तट कहिए, ये कर्नाटक में हो गया। इसके बाद देखिए कौन सा हो गया, मालाबार तट, मालाबार तट हो गया आपका केरल में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने चार भागों में बांटा।
पहला हो गया काठियावाड़, दूसरा हो गया कोंकण, तीसरा हो गया कनारा और चौथा हो गया मालाबार कोस्ट। ठीक है, राज्य वाइज भी हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से देखिए पूर्वी जो है ये, अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम डायग्राम में देख ले तो पहला काठियावाड़ हो गया, दूसरा कोंकण हो गया, तीसरा कनारा, चौथा मालाबार तट। ठीक है, इसी मालाबार तट में आपको ध्यान देना है कि वास्को डिगामा आया था। देखिए भाई, वास्को डिगामा का नाम सुने होंगे। वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का व्यक्ति था, है ना, पुर्तगाली था ना, पुर्तगाल से चला था, तो पुर्तगाली तो रहेगा ही रहेगा। हाँ देखिए, पुर्तगाल का नाम आया तो एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि समुद्री रास्ते के माध्यम से भारत की खोज किन्होंने किया था? अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये पुर्तगाल से आया था, इसका मतलब पुर्तगालियों सही होगा। देखिए एक चीज आपको समझना है, तो वास्को डिगामा जब यहाँ पर आया था तो ये पहुंचा था कालीकट, और कालीकट पड़ता है केरल के मालाबार तट में, है ना। और यहाँ पर जब पहुंचा तो ये अपने देश में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन व्यंजन नहीं खा पा रहा था उस समय। इसलिए नहीं खा पा रहा था क्योंकि देखिए यूरोप की जो जलवायु होती है वो सामान्य से ठंडी होती है, और ठंड के समय तो और ठंडी हो जाती है। तो वहां के जो लोग होते थे पहले के जमाने में ढेर सारे पशु पाल लेते थे, और पशु जब पाल लेते थे तो देखिए ठंडी के समय में अब गेहूं कहाँ हो पाएगा, जब बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जा रही है तो कहाँ से गेहूं होगा, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, पशुओं को काट काट करके बढ़िया, जब तक ठंडी नहीं निकलती थी तब तक खाते पीते रहते थे, बढ़िया बॉयल करके खाते पीते रहते, मसाले वसाले ज्यादा इनके यहाँ होते नहीं थे। अब ये वास्को डिगामा जब भारत आया ना, भारत आया कालीकट में, तो कालीकट में एक राजा था, उसका नाम था जमोरिन। शायद बड़ा दिल का अच्छा राजा था, उसने इसको बढ़िया जो है विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाए, स्पाइसी पकवान खिलाए, और उसका दिल बाग बाग हो गया। तो जब ये जाने लगा तो ढेर सारे मसाले के पैकेट ले गया, ढेर सारी जड़ी बूटियां ले गया, और अपने देश में जाकर दिया होगा, कहा होगा कि भैया हम लोग जो खान पान है हमारा है वो एक तरह से अनसिविलाइज्ड है, असभ्य टाइप का, मतलब कोई स्वाद नहीं है, बस खाए जा रहे खाए जा रहे हैं ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक कारण ये भी बनता है कि जो पुर्तगाली लोग थे, ज्यादातर भारत में इसलिए आना चाहे क्योंकि मसालों का जो आनंद था, जो भोजन में रेसिपी में मसालों का किरदार था, वो कहीं ना कहीं भारत में देखने को मिलता था। इस कारण भी कहीं ना कहीं इसका कारण बन सकता है ना। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है, ये मालाबार तट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार पूर्वी जो घाट, पूर्वी जो तटीय क्षेत्र, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसमें आप देखेंगे तो पहला हो गया उत्कल तट। कौन सा तट हो गया, उत्कल तट हो गया। दूसरा हो गया आपका उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट याद रखिएगा भैया। और तीसरा हो गया रायलसीमा तट, रायलसीमा तट हो गया आंध्र प्रदेश। और ये हो गया तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। हालांकि एग्जाम में अगर आ जाए कोरोमंडल तट कहां पर है, तो तमिलनाडु अगर दिया है तमिलनाडु लगाइए, अगर तमिलनाडु के साथ मान लीजिए आंध्र प्रदेश भी दिया है तो आंध्र प्रदेश को भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट क्या है, सॉरी, पश्चिमी घाट क्या है, तो यहाँ पर आपको पर्वत बताना है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया दोस्तों? ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में किया गया, 1953 ईस्वी में किया गया, 1956 ईस्वी में किया गया, या 1961 ईस्वी में किया गया? देखो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, हमारे सर से पढ़े होंगे। उम्मीद है कि उन्होंने बिल्कुल बताया होगा, हम भी जो है कहीं ना कहीं से इसको बता रहे हैं। 1956 ईस्वी, अगर मैं सही हूं तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में इसको जो है भाषाई आधार पे पहला राज्य बनाया गया था ना। और इसकी जो राजधानी उस समय रखी गई थी तो करनूल रखी गई थी, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। हालांकि बाद में हैदराबाद राजधानी हो गई। अब तो हैदराबाद आप सभी लोग जानते तेलंगाना में स्थित हो गया। तो इस बात को आपको समझना है कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो 1956 में किया गया था। ठीक है, ये चीज है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, शिवा समुद्रम नदी द्वारा बनाया गया द्वीप कौन सा है? देखिए भैया, शिवा समुद्रम को पहले समझिए। शिवा समुद्रम, पहली बात यह है, शिवा समुद्रम एक प्रकार का जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है। ये चीज आपको समझना। दूसरी बात यह है कि ये कहां पर है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां पर है, तो मैसूर का नाम सुने होंगे। मैसूर का नाम सुने। मैसूर में एक जगह है श्रीरंगपट्टनम। अगर मैं सही हूं तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम। ये एक जगह क्या है? ये द्वीप है। क्या है दोस्तों? द्वीप है। यहाँ ये द्वीप है, एक आइलैंड है। ये में टीपू सुल्तान वगैरह रहते थे। सुना है टीपू सुल्तान, है ना, उनके पापा जी हैदर अली इस प्रकार के लोग यहाँ रहते थे भाई, है ना। तो ये पूरी बात हुई। अब दूसरी बात है कि शिवा समुद्रम जो है किस नदी द्वारा बनाए गए द्वीप है। अगर हम द्वीप कहें या जलप्रपात, देखिए जलप्रपात का मतलब होता है ऊंचाई से पानी का गिरना। तो अब यहाँ पर किस नदी पर है? गंगा में है, गोदावरी में है, कृष्णा में है, कावेरी में है। अब ये आपको तय करना। देखो, गंगा तो कर्नाटक में बहती नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। गोदावरी भी कर्नाटक में नहीं बहती, इसको भी रहने दीजिए। अब कृष्णा और कावेरी तो बहती हैं। कावेरी को सही करिए। कौन, किसको सही करोगे? कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम जो आइलैंड है, इसी पर टीपू सुल्तान और हैदर अली वगैरह जो है इस प्रकार के रजवाड़े लोग रहते थे। इस बात को भी आपको समझना। वहां महल वहल भी बना होगा, आप जाके देख सकते हो, है ना। टीपू सुल्तान का जो महल वहल होगा पक्का बना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले भारतीय मानक समय को हमें पहचानना होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, इसमें मैं एक जरूर आपको कमेंट करना चाहूंगा कि भारत का कोई भी राज्य हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, या फिर अंडमान निकोबार हो, कहीं पर भी हो, कोई भी समय हो, उस समय का निर्धारण जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के माध्यम से होता है। यानी पूरे देश का जो समय का निर्धारण है वो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के माध्यम से होता है। और जो हमारे साथी इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद, अब आजकल तो प्रयागराज नाम हो गया भैया, है ना, प्रयागराज हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रयागराज का जो समय होगा, जो प्रयागराज का समय होगा, वो पूरे हिंदुस्तान का समय होगा। इसीलिए प्रयागराज में जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे प्रयागराज में पढ़ने के लिए तो कम उम्र से ही बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। बहुत कम उम्र से पढ़ने के लिए बच्चे आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो पढ़ने पर कम विचार करते हैं। जब कम विचार करते हैं, उनका ये मामला रहता है कि जिस जगह से पूरे देश के समय का निर्धारण हो रहा हो, उस जगह के लोगों को कभी समय खराब हो ही नहीं सकता है। और पढ़ते पढ़ते दोस्तों वो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन भी बन जाते हैं। जब सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तब पता चलता है कि अब तो नौकरी नहीं है ना। नौकरी बिल्कुल मुट्ठी में बंद रेत की तरफ फिसलती हुई नजर आती। तब समझ में आता है कि अगर समय से अगर हम तैयारी कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता। 18 से 28 साल के बीच में देखिए ये पूरा हमें मौका मिलता है। अगर इसको हम 3 भागों में बांटे, 18 से 21 साल, 21 से 25 साल, 25 से जो है 28 साल, तो आप ही बताइए क्या हमें 18 से 21 साल के बीच मेहनत नहीं करनी चाहिए? किस गीता में लिखा हुआ है कि कर्म नहीं करना चाहिए भाई, है इतने कम उम्र के बच्चों को? आपको पता होना चाहिए कि 16 साल से लेकर 19 साल के बीच में यूपीएससी मौका देता है। यूपीएससी देखिए मौका देता है कि आप अफसर बन सकते हो। भारत में 16 साल की उम्र में कोई भी जो है संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको मतलब कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी की भी नौकरी नहीं देगा। लेकिन हमारा जो यूपीएससी है वो किस प्रकार से, देखिए 16 साल से 19 साल तक के बच्चों को अफसर बनने का मौका देता है, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं एनडीए के माध्यम से वो जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो आप सोचिए कि अगर 16 साल की अगर हम बातचीत करें, 16 साल में भी अगर किसी बंदे में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आ सकती है, तो ये तो भी बात हो गई 18 साल की ना। तो इसलिए मेहनत करना चाहिए, हमें इस उम्र को नहीं परखना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाती है। इस उम्र में जो है फिर नौकरी भी मिल गई तो आप तो जानते हैं कि उतना जो है ज्यादा वो नहीं रहता है। यहाँ पर अगर नौकरी मिल गई तो देखिए एक लंबा समय होगा नौकरी का। सबसे समस्या जो मनी समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगी, है ना। तो भैया भारतीय मानक समय आंध्र प्रदेश अब कहेगा कहाँ से नहीं गुजरती है,
तो आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश। अब आप सोचिए, होशियार बंदे हमारे, क्या ये महाराष्ट्र से गुजरती है? नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? भाई गोवा नहीं है, गोवा नहीं है, बाकी इसमें तो सब है ना। लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, गोवा नहीं है। दादर नगर हवेली के साथ दमन दीव भी जोड़ लिया करिए, वो एक हो गए हैं, तो गोवा नहीं है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मणिपुर का अधिकांश धरातल मैदानी है, पठारी है, दलदली है और पर्वतीय। भाई मणिपुर में आप घूम कर आइए, मणिपुर में जब आप घूम कर आएंगे तो आपको ज्यादातर जो हिस्सा मिलेगा पर्वतीय मिलेगा। वहां पर ढेर सारे पहाड़ मिलेंगे, दलदल उलदल नहीं देखो, मैदान वगैरह नहीं, आप यहाँ पर पर्वतों को देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने विश्लेषण सुना होगा, अभी आपने अगर थोड़ी देर पहले का विश्लेषण सुना होगा, तो इसमें कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा साथियों, जरूर बताइएगा, ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? तो ये आपका हो गया कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, देखिए कहीं लिखा है क्या? कोरोमंडल है, मालाबार है, उत्तरी सरकार है, कोंकण है, तो कोरोमंडल तट को आप सभी लोग सही करेंगे। हालांकि इसके ऊपर जब आप जाएंगे तरायल सीमा है, उत्तरी सरकार तट है और उत्कल तट है। दूसरी तरफ आप काठियावाड़ तट, कोंकण तट हो गया, कनारा तट हो गया और मालाबार तट होगा। ठीक है, तो बहुत बेहतर देखिए सवाल आया, आप सभी लोग अच्छे से इसको कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर आइए अगला है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका कारण क्या है? क्या अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, क्षेत्रीय आकार है, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? सोचिए सोचिए दोस्तों। पहली बात तो यह है कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो तो आप जान ही रहे हैं कि कहां से कहां तक है। देशांतरी विस्तार भी आप चीजों को जान रहे हैं कहां से कहां तक है, यानी भारत एक बड़ा देश है, आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप भारत के विषय में ये बात आप ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमारे देश में जब अलबरूनी आया था ना, अलबरूनी का नाम सुने होंगे, अलबरूनी आया था, तो ये कहीं ना कहीं समरकंद से आया था ना भाई, मध्य एशिया से। तो जब ये आया तो इसने एक किताब लिखा, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद लिखा, तहकीके हिंद। और ये जो किताब थी इसका मतलब था भारत एक खोज। वो इस किताब में लिखते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसी महत्वपूर्ण जलवायु है जो भारत के खाद्यांश वाले खजाने को, ट्रेजरी को हमेशा भरे रखता है ना। तो अब एक तो ये भी रहा, देखिए भारत में शुरुआती से जो है, भारत में शुरुआत से देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि खजाना, खजाना तो हर जगह होता है ना भैया, खजाना कहाँ नहीं होता, आप ही बताइए, खजाना कहाँ नहीं होता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये है कि भारत की जो एक तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन रही, भारत की जो वेजिटेशन कंडीशन है, भारत में जो सामान्य रूप से खान पान था, एक तरह से भाई आज के जमाने में हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी होती है तो वो ये सोचता है ना कि स्विट्जरलैंड चलो फिर चलते हैं हनीमून मनाने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, या फिर चलिए मियामी बीच चलते हैं अमेरिका के। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते। एक जमाना था कि भारत के विषय में इतना ज्यादा सुन रखा था लोगों ने कि दुनिया से लोग यहाँ पर जो है एक तरह से टूरिज्म के लिए आते थे, टूरिज्म के लिए आते थे और जाके फिर बता देते थे यार भारत बहुत शानदार मामला। तो कम से कम यह है कि 200-400 लोगों का, फक्कड़ लोगों का जो है, जो घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, लफंगे टाइप के लोग थे, वो लोग घोड़ों में बैठ बैठ के जो है कहीं ना कहीं भारत में आ गए। और जब भारत में आ गए तो उन्हें लगा कि यार यहाँ तो लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, यहाँ तो लोग समुदाय में बटे हुए हैं, तो वो लफंगे लोग यहाँ पर गड़बड़ कर दिए और उसी में जो है अपना कब्जा कर लिया। यही तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप ही बताइए, नहीं बताइए। गजनी जो क्षेत्र, गजनी इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आज भी चले जाइए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब अफगानिस्तान की यात्रा में गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं गजनी को देखना चाहता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है। तो वहां के लोगों ने कहा यार हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है वो। उन्होंने कहा कि नहीं, इतिहास में बड़ा नाम है, गजनी से आया था मोहम्मद गजनवी। तो उन्होंने जाके देखा तो वहां कुछ नहीं है। वहां के इतिहास में तो ये लिखा हुआ है कि वहां के जो घुमकड़ी टाइप के कबीले थे, लफंगे टाइप के लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं एक कबीला बनाए और कबीला बना करके भारत में आना प्रवेश कर दिया।
और जब प्रवेश किए तो भैया इस प्रकार का मामला हो गया। तो भारत को देखिए ब्रेक किया गया। एक बात कह सकते हैं कि मैं अंग्रेज लोग अगर हमारे देश में नहीं आए होते ना, तो भारत में जो राष्ट्रीयता शब्द है वो नहीं है। भारत में जो नेशनलिज्म वाली बात है वो अंग्रेजों के जाने के बाद समझ में आई कि एक रहना है तो राष्ट्रवाद होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए। तो खैर इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये चीज आपको समझना है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है ना। इस चीज को आपको समझना है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। एक चीज और भी देखिए, बहुत से लोग कहते हैं आके भारत में जीत लिए सब चीजें, वो सब चीजें। अरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा हमारे हिंदुस्तान में ही हुए, उनका नाम था श्री राम। इसलिए हुए कि सोचिए उनके हाथ में सिर्फ एक धनुष थी, एक धनुया थी और थोड़ा सा तरकस में तीर थी। और वो तरकस में तीर किसी से लिए हुए नहीं थे, खुद पढ़ लिख कर कमाए हुए तीर थे। और किस प्रकार से सभी तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए दूसरे देश में जाके एक बदमाश को मार दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सर्वश्रेष्ठ राजा की बातचीत किया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जो सबको जोड़े साथ में। किसी के पास हुनर था पुल बांधने का, किसी के पास हुनर था पत्थरों को गढ़ने का, किसी के पास हुनर था जगह जमीन बनाने का, सबको साथ में लेके चले और देखिए किस प्रकार से उन्होंने विजय हासिल की। तो कुल मिला के ये बातचीत है भारतीय मानसून के विषय में। हमारे अलबरूनी साहब तो लिखे ही इसी प्रकार से। आपने अल मसूदी का नाम सुना होगा, ये अरब के थे। अल मसूदी साहब ने भी बहुत शानदार लिखा है ना भारत की जलवायु के विषय में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये रहा 18वें प्रश्न का जवाब। आइए अगला क्वेश्चन है 19वां सवाल है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है सातवां सबसे बड़ा? सातवां सबसे बड़ा, यहां पर सी ऑप्शन को सही करना है। इसके बाद भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ये देखिए भैया क्वेश्चन आया, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा, डच्चों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। विश्लेषण में मैंने बताया, जब हमने आपको इसका जो है तार्किक विश्लेषण किया तो उसमें आपको बताना है पुर्तगाली। ठीक है, तो ये आज का सेशन रहा। कैसा लगा आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। कल हम आपसे पुनः मिलेंगे। जय हिंद।